गुड मॉर्निंग आल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, कुछ रिमेनिंग्स के पार्ट्स थे, उसे आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं छात्रों का प्रबंधन, कि छात्र एक मानवीय संसाधन के रूप में क्या इसकी भूमिका होती है एक स्कूल में। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि विद्यालय में अगर मानवीय संसाधनों का दूसरा अगर कोई पिलर है, दूसरा कोई स्तंभ है, तो वो उस विद्यालय के बालक या छात्र ही होते हैं। इसी प्रकार की विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ भी कह सकते हैं आप दूसरा, क्योंकि जब स्कूल है तो टीचर के साथ साथ आपका स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ट्राई पोलर दिया है, तीसरा आधार दिया है, तो उसमें प्रधानाध्यापक, फिर उसके बाद टीचर, फिर उसके बाद से आपका छात्र है। तो कहीं कहीं पे आपको दूसरा आधार मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको तीसरा आधार मिलेगा। तो तीसरा आधार स्तंभ उस विद्यालय के बालक एवं छात्र होते हैं। विद्यालयों में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होते हैं वह छात्र को ही केंद्र में मानकर किए जाते हैं। इसीलिए जो आज का पैटर्न है, जो आज की व्यवस्था चल रही है, जो आज का सिस्टम चल रहा है, वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है। पहले क्या था, हम लोग के टाइम में भी इस तरह से कुछ हम लोग को केंद्र बिंदु नहीं माना जाता था, तो उस टाइम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होता था। बट आज का जो एरा चल रहा है, इसमें जो है कि जो छात्र है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, छात्र को केंद्र बिंदु मान के ही सारी जो शिक्षण अध्यापन की क्रियाएं होती हैं वो छात्रों को केंद्र मानकर ही की जाती है। पहले का था इस तरह से कि हाँ, जो और अब का सबसे जो मेन है कि जो शिक्षण जो व्यवस्था है वो प्रजातांत्रिक है, जिसमें क्या है कि एक टीचर ही सर्वे सर्वा नहीं होता है कि बस टीचर आया, बुक खोला, पढ़ाया, चला गया और वो बच्चे क्या सीखे क्या नहीं सीखे इससे कुछ भी मतलब नहीं। लेकिन आज का क्या है, प्रजातांत्रिक, कि अगर टीचर कुछ बता रहा है, समझ बोल रहा है, तो वो कुछ बच्चों से भी एक्सपेक्ट करे कि बच्चे भी उससे कुछ क्वेश्चन पूछें कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। तो यही वजह है कि जो आज का प्रबंधन है, स्कूल मैनेजमेंट है, या आप कह सकते एजुकेशन सिस्टम है, वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। छात्र भी शिष्य का ही एक पर्याय है, जो गुरु के गुणों को धारण करके उसकी रक्षा करता है। छात्र को विद्यार्थी तथा शिष्य भी कहा जाता है। पहले टाइम में गुरुकुल वगैरह में जब शिक्षाएं होती थी तो गुरु और शिष्य का संबंध इस तरह से होता था। लेकिन आपके आजकल तो बस वही छात्र स्टूडेंट जो भी आप बोलो, तो वो सब क्या एक तरह से सिनोनिम्स वर्ड है। यद्यपि शिष्य का आशय अनेक अर्थों में लिया जाता है, तथापि शिष्य शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है, जो वास्तविक रूप से गुरु शिष्य संबंध को प्रकट नहीं है, यहाँ पे प्रकट है, प्रकट करता है। नेक्स्ट, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षा प्रक्रिया में 3 घटक शिक्षक, छात्र तथा पाठ्य पुस्तक हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, जॉन एडम्स ने जो प्रक्रिया प्रोसेस बताया, शिक्षक की प्रक्रिया बताया, तो उन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन है वो एजुकेशन क्या है, 2 पिलर है। बट अभी आज का जो फिर उसके बाद जब जॉन डीवी आए, जॉन डीवी ने बताया शिक्षण को कि शिक्षण क्या हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमारा ट्राईपोलर है, यानी कि त्रिध्रुवी है, त्रिध्रुवी। और आप लोग पहले क्लास में शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि जॉन एडम्स के अनुसार जो शिक्षण है, शिक्षण 2 ध्रुवीय है, उसमें बस छात्र और अध्यापक को माना गया था। लेकिन इसका जो नेक्स्ट रूप आया, जॉन डीवी ने बताया कि नहीं, जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज अ ट्राईपोलर, एजुकेशन शिक्षण त्रिध्रुवी होता है। इसके अंतर्गत टीचर, एजुकेशन और उसका एक करिकुलम होना चाहिए, पाठ्य वस्तु या पाठ्य पुस्तक होती है। तो शिक्षक का मुख्य कार्य होता है पाठ्य वस्तु को छात्र को प्रदान करना, और छात्र का कार्य होता है पाठ्य वस्तु को सीखना या अर्जित करना। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों एवं शिक्षकों को विशिष्ट भूमिकाओं को भी निभाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब स्कूल है, अब टीचर पढ़ा रहा है, तो कुछ न कुछ रोल, एक जितना टीचर का रोल होता है, साथ ही साथ उतना ही एक स्टूडेंट का भी रोल होता है क्लास को संचालित करने में, क्लास जो होता है ना सुचारू रूप से चलाने के लिए। जैसे कि आप ही लोग मान लो, अगर कोई है ही नहीं, जैसे आप पढ़ाने गए स्कूल में पढ़ा रहे हो, अगर जो टीचर है, स्टूडेंट है, वो बस चुपचाप से आपकी बातों को सुन रहा है, तो क्या आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक कि उधर से भी कुछ होता है ना, कम्युनिकेट करना,
जब कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होगा, सारी चीज़ें जब चलेगी, तभी आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और फिर आपको लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, वो बच्चों के लिए लाभदायक है। तो इसी प्रकार की शिक्षा प्रक्रिया में जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो एजुकेशन प्रोसेस होता है, उसमें क्या है, छात्रों और शिक्षकों का एक स्पेशल रोल होता है। तो शिक्षा प्रक्रिया में अतीत काल से शिक्षक के आदर्शों और छात्रों के आचरणों की विवेचना की गई है। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधी आचरण आज भी आवश्यक है। वैदिक काल में वही होता था कि गुरुओं के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, बहुत से ऐसा कुछ है, इसी प्रकार से होता है। लेकिन अब क्या, अब तो सब कुछ एक स्कूल ही है, स्कूल के अंतर्गत सारी शिक्षा प्रक्रिया होती है। कुछ बालकों के, जो छात्रों के प्रबंधन के लिए कुछ व्यवस्था भी विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। पहला क्या है कि इसमें मान लेके चलिए आपकी जो बालक हैं, बालकों को विद्यालय में शैक्षिक एवं निष्पक्ष वातावरण प्रदान करना चाहिए। ये नहीं किसी भी प्रकार का, चाहे वो कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे इकोनॉमिकल कोई कंडीशन हो, इसके बिना पे आपको बच्चों में डिफरेंसेस नहीं लाना है। क्योंकि जब आपकी क्लास है, क्लास में सारे बच्चे क्या हैं, एक रूपी हैं, एक समान है, एक, इसीलिए तो हर एक चीज़, अगर यूनिफॉर्म को आप लाते, यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म मीन्स होता क्या है, यूनिफॉर्म मीन्स होता है कि समान रूप, कि कोई भी अगर अमीर घर का लड़का है, चाहे गरीब घर का लड़का है, चाहे छोटी जात का, चाहे ऊंची जात का है, तो उसमें क्या होता है, एक यूनिफॉर्म होती है, जिससे कि कोई वो नहीं कह सकता कि मैं अच्छा कपड़ा पहन के आया हूँ, ये क्या, ये बुरा है। तो यही होता है कि जो शैक्षिक जो प्रबंधन होना चाहिए, शैक्षिक प्रबंधन का जो वातावरण होना, वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक के पक्ष में नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस आप नहीं ला सकते हो क्लास में, अपनी क्लास में। फिर है कि अगर कुछ व्यवस्था की बात की जाए, उसमें क्या, प्रत्येक बालक की रुचि एवं योग्यता ज्ञात करके ही उसको निर्देशन तथा परामर्श प्रदान करना चाहिए। जैसे कि आप बस एक, आपकी क्लास में आपको पता है कि जो आपकी 30 की क्लास होगी, तो उसमें क्या, आपको हर तरह के, हर फील्ड के बच्चे आएंगे। तो आप ये नहीं करोगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है, जो जिसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, तो वो चीज़ों को सही से गेन कर लेता है, तो आप ये नहीं करोगे। आपको लेकर चलना है कि आपकी क्लास में जो 3 तरह के बच्चे होते हैं, कुशल, कुछ निम्न बच्चे भी होते हैं, कुछ एवरेज औसत बच्चे भी होते हैं, तो आपको निम्न को भी लेकर चलना साथ में। ये नहीं कि जो प्रतिभाशाली बालक है बस आप उसी को लेकर चलो। तो यही चीज़ है कि जो प्रत्येक बालक की रुचि की, उसकी योग्यता के अनुसार ही आपको जब लगे कि हाँ आपको किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आपको समय समय पर एज अ टीचर आपकी भूमिका, आपका ये रोल होना चाहिए कि टाइम टू टाइम आप बच्चों से संपर्क में रहिए और उनसे पूछिए कि उनकी योग्यता के अनुसार क्या वो चीज़ों को सीख पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर नहीं पा रहे तो वजह, कारण पता करिए कि ऐसे ऐसे क्या काज हैं, ऐसे क्या कारण है कि वो इस चीज़ में पिछड़ा है। तो यही चीज़ है कि बालकों, अगर कुछ व्यवस्था की जाए तो इसमें बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार ही आपको समय समय पर निर्देशन परामर्श देना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लगे कि हाँ ये बच्चा किस लिए पीछा है, अगर जब आपको पता चल जाए तो कोई ना कोई, अगर आप संपर्क में रहोगे, बच्चों से कम्युनिकेट करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको निकल कर सामने आएगी। तो आपका हक बनता है फिर उसके बाद कि आप उसे रिमेडियल उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करिए। फिर अगर हम थर्ड की बात करें तो प्रतिभाशाली बालकों एवं सामान्य बालकों को पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया प्रदान करते समय भी विभेद नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई कार्यभार आप दे रहे हो तो बस करो, इस तरह होता ना झिड़कना कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते। जैसे कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चा निम्न होता है, जैसे उसको थोड़ा उसकी जो मानसिक योग्यता है थोड़ा लो होता है इट कंपेयर टू प्रतिभाशाली बालक जो भी है, तो उसमें क्या है कि आप अगर कोई कार्यभार दे रहे हो तो ये नहीं करो कि अरे तुमसे ये चीज़ नहीं होगा, मैं इसको ये चीज़ दूंगा। तो आपको इस तरह से भी कोई मतभेद किसी भी प्रकार का नहीं लाना है। आपके लिए जो आपका स्टूडेंट है, जो आपकी क्लास है, वो क्या है, एक समान है और एक रूपता आपको ही लानी होगी। फिर अगर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम प्रदान करते समय भी यह ध्यान दिया जाए कि अगर आपकी विद्यालय में जो प्रचलित पाठ्यक्रम है वो समस्त बालकों के स्तर के अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है, अगर यही मान लो कि चलो यहाँ तक कि यहाँ पाठ्यक्रम विभेद की भी नीति अपनाई नहीं जानी चाहिए। ये भी नहीं कि मान के चलो जो एक पाठ्यक्रम आपका है उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। तो इस प्रकार से कुछ छात्रों के प्रबंधन हेतु सुझाव थे जो विद्यालय को देनी चाहिए। अगर हम शिष्यों के आचरण की बात करें तो आजकल के जो एरा चल रहा है, जो आज का युग चल रहा है, उससे सारे टीचर, सारे लोग तो वाकिफ़ ही हैं। तो इसमें क्या है, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर आधुनिक बनने की होड़ में युवा वर्ग गुरुजनों, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन और उनकी उपेक्षा करने में गौरव का अनुभव करने लगा है। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, हम लोग कर लिए थे कि होता है कि किसी का कोई वैल्यू नहीं। टीचर अगर सेम एज का है
मान के चलो, तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ आती है कि हाँ मुझे इनसे ज़्यादा आता है। और फिर ये भी चीज़ आती है क्लास में कोई चीज़ अगर कोई बताता भी है, अगर कोई टीचर कुछ बताएगा तो बीच में जो इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, टीचर को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की अवहेलना करते रहेंगे, जिससे क्या हो कि वो अपने आप को क्लास में सुपीरियर बनना और सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। फिर है कि इसी का परिणाम है कि युवा वर्ग में निराशा, कर्तव्य की प्रति उपेक्षा, अवहेलना आदि प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। यह अवगुण हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप नहीं है। छात्रों के यह गुण विदेशी संस्कृतियों की देन है। भारतीय साहित्य में गुरुओं के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों की जितनी विशद विवेचन की गई है, अन्य किसी देश के साहित्य में उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल से आज तक के साहित्य में गुरु के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों को शिक्षा प्रक्रिया में महत्व दिया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और छात्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन भी कर रहे हैं, परंतु छात्रों में अपने शिक्षक के प्रति आदर, सम्मान भाव आज भी दिखाई देता है। छात्र अपने शिक्षकों का जीवन पर्यंत आदर सम्मान करते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का प्रभाव है। बट ऐसा नहीं है। आज का जो कल्चर एकदम से ही चेंज हो चुका है। होता है कि आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था कि आपको छोटी कक्षाओं में ये चीज़ को नहीं करना पड़ेगा कि हाँ हम टीचर हैं तो तुम मेरी इज्जत करो। वो बालक जब भी आपको देखेगा छोटे क्लास में, वो तुरंत आपको सर झुका के नमस्ते, जैसे भी आपको ग्रीट करना है वो ग्रीट करेगा। जितना आप बोलोगे उस बात को सुनेगा। लेकिन आज अगर वही बड़ी क्लासों में है तो बड़े क्लास में आप ये चीज़ कर नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है फिर वो छात्र जो होता है वही सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करता है और अपने क्लास में धाक जमाने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो समुदाय एक मानवीय संसाधन के रूप में कैसे स्कूल मैनेजमेंट में है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आदिकाल में मानव को विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बच्चे के माता पिता ही उसके शिक्षक होते थे और परिवार का आचार विचार ही शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था, वही जिसको हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ला सकते हैं। धीरे धीरे मानव की आवश्यकता बदलती गई और समाज का विकास होता गया, ज्ञान का सागर भी बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आश्रम में जाना पड़ा। धीरे धीरे सभ्यता का विकास और अधिक विकसित होता गया और आश्रम के स्थान पर विद्यालयों का स्वरूप सामने आया। जब गुरुकुल में भी शिक्षा ग्रहण करते थे अगर शिष्य, तो वो भी अनौपचारिक शिक्षा में ही आता था, इनफॉर्मल एजुकेशन में ही आता था। लेकिन अब क्या है, विद्यालयों का जब स्वरूप जब से सामने आ गया, तब हम क्या करें, फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा के प्रति हम लोग का रुझान हो गया। फिर स्वरूप सामने आया। बच्चों का आरंभिक विकास घर के वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन विद्यालय जाने के बाद बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बच्चा अपने परिवार से अनौपचारिक रूप में अनेक अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षक बच्चे की माँ होती है। हम लोग लास्ट क्लास में वही फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी वाला जो है प्ले स्कूल है उसके बारे में डिस्कस किए थे। वह उसे औपचारिक रूप से चलते चलते, उठते बैठते, खाते पीते अनेकों प्रकार के अनुभव एवं नैतिक मूल्यों संस्कारों के रूप में देती है। वही खेल खेल में शिक्षा, एजुकेशन फ्रॉबेल के अनुसार हुआ या मॉन्टेसरी हुआ, जितने भी ये टीनी टॉट्स वगैरह आपको होते हैं, जितने भी किड्जी, ये सब क्या है, ये सब जो है वही प्ले स्कूल है। तो इसमें क्या है कि जो लेडीज़ टीचर होती हैं, जो फीमेल टीचर्स को आप लोग रखते हो, तो वो यही चीज़ है कि वो क्योंकि वो समुदाय में देखती हैं कि हाँ किस प्रकार बच्चे, अगर जाहिर सी बात है घर से निकलते तो पहले अपने समाज में आते हैं, उसके बाद स्कूल में आते हैं, तो उसकी जो भरी पूर्ति जो करता है वो एक फीमेल टीचर ही करती है। तो अगर देखिए इसमें अगर समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका और किस प्रकार से समुदाय उसका सहयोग करता है, तो है बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः लाने में भी सहयोग देना चाहिए। कारण वही पता करना कि आखिर क्या वजह है, क्यों बच्चा ये स्कूल छोड़ रहा है, इसका कारण पता करना, फिर उसके बाद से पुनः विद्यालय में उसको लाना चाहिए। फिर बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करना चाहिए।
और बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करना चाहिए। वही जैसे होता है कि रूरल एरियाज़ में जो होता है कि सोचते हैं कि अगर बालक स्कूल जाएगा या बालिका स्कूल ज़्यादातर बालिकाओं के लिए ये चीज़ है कि अगर बालिकाएं स्कूल जाएंगी तो घर का काम कैसे करेंगी। तो इन सब जो मतलब होता है ना, एक तरह से अवेयर करना, जागरूक करना, जगह समुदाय होता है, कमेटीज़ जो होती है वो बन जाती है कि हाँ वजह पता करने की क्यों यहाँ के एरिया में इस तरह से है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं कि बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करना चाहिए। ये सब क्या है, समुदाय का ही कर्तव्य होता है। फिर ये समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय में साफ़ सुथरा करके भेजना चाहिए। अगर वो बच्चे को भेज भी रहे हैं तो इतना ध्यान रखना चाहिए घर वालों को कि जो बच्चे क्या साफ़ सुथरा है, क्योंकि होता है ना स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ क्या मन का विकास होता है, इस प्रकार का कुछ है। फिर छात्रों को छात्रवृत्ति की धन उनकी शैक्षिक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, शैक्षिक आवश्यकताओं, गणवेश आदि पर खर्च करना चाहिए। विद्यालय की सफाई तथा रख रखाव में भी सहयोग करना चाहिए। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में वही जो सेमिनार वगैरह होना चाहिए। तो अब होता है ना कुछ कुछ टाइम पे आप सेमिनार रखो, तो यही है कि शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। गोष्ठी जो है यहाँ पे आप सेमिनार को ही गोष्ठी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में इसको सेमिनार बोलते हैं। जन समुदाय को विद्यालय में लगे हैंडपंप की देखभाल तथा विद्यालय के सुंदरीकरण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये सब किसका कर्तव्य है? आपकी कम्युनिटी का। फिर है कि विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक भूमिका, एसोसिएशन तथा माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर इसको हम लोग देखें तो बात करते हैं नेक्स्ट कि अभिभावक कि क्या रोल होता है, कि क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि होता है क्या है कि शिक्षक अभिभावक संघ की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें क्या विद्यालय तथा घर में जो निकटतम संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। अभिभावकों का प्रभावशाली सहयोग पर्याप्त सीमा तक शिक्षकों पर निर्भर होता है। जैसे कि मान के चलो आप लोग की जो अभिभावक हैं वो हमेशा क्या स्कूल के टच में होने चाहिए कि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो कभी भी बुलाओ तो वो आ सके। कुछ ऐसे होता है पेरेंट्स मीटिंग्स वगैरह जो भी है इस प्रकार से। तो इसमें क्या है कि अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन तथा माता शिक्षक संघ के सदस्यों की बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए और विद्यालय प्रबंधन में सुझाव देना चाहिए। जैसे समय समय पे कि कुछ ये नहीं कि बस आपको ही पता है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल उसी को सारी चीज़ें पता है, नहीं। अगर अभिभावक के बच्चे भी आ रहे हैं तो उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए कि किस प्रकार से कैसे होता है ना कुछ अलग अलग से सबके सुझाव लेना, सबके ओपिनियंस लेना, फिर उसके बाद उस पर उसकी विचार करके फिर उसकी प्लानिंग करना। जैसे कि अब मान के चलो आप 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे जो भी है, 30-40 बच्चों के कम से कम अभिभावक आएंगे। मान के चलो 10 भी अभिभावक हैं, 10 ने सुझाव दिया, 10 सुझाव इस तरह से हुआ, कुछ पहले से आपका सुझाव, तो इसमें क्या होगा कि इसमें से फिर चयन करना पड़ेगा कि सुझाव का कि कौन सा सुझाव हम लाएंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा प्रगतिशील होगा। तो उस सुझाव को लेकर हमें विद्यालय प्रबंधन में अपना सहयोग देना चाहिए। फिर विद्यालय विकास हेतु उसकी आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालयों के भौतिक, परिवार, साज सज्जा, बागवानी आदि के रखरखाव में भी सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति, जनजाति बालिका, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के नामांकन और नियमित उपस्थिति पर भी निगरानी रखनी चाहिए। बच्चों के स्वच्छ परीक्षण में भी सहयोग देने चाहिए। फिर कुछ है ग्राम शिक्षा समिति की कुछ अपेक्षाएं हैं, वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसमें है कि अगर ग्राम शिक्षा समिति की बात की जाए, विलेज एजुकेशन कमेटी, तो ये अगर मिनिमम आया था इसका जो 1972 और फिर उसके बाद उसका संशोधित रूप भी हुआ था, 1975 में संशोधन किया गया था। तो इसके लिए क्या हुआ था कि इसके लिए जो प्रत्येक गांव सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का भी गठन किया गया था। मान के चलो जैसे उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 ईस्वी के अधीन भी यह निश्चित किया गया था कि जो प्रत्येक गांव में एक समिति स्थापित की जाएगी, जिससे क्या होगा कि ग्रामीण शिक्षा समिति जो गांव में एक समिति स्थापित की जाएगी तो उसको शिक्षा समिति के नाम से जाना जाएगा। और इसमें क्या है, कुछ निम्नलिखित सदस्यता भी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि ग्राम सभा का प्रधानाध्यक्ष होगा, ठीक। फिर सेकंड अगर कुछ सदस्यता की बात की जाए तो उसमें क्या होगा कि बेसिक विद्यालयों के छात्रों के 3 अभिभावक या संरक्षक होंगे।
उसमें क्या, उसमें से जैसे अगर ये जो बेसिक विद्यालय में जो संचालन होगा तो उसमें कम से कम एक महिला भी होंगी, ठीक है। इनके नाम क्या होगा कि विद्यालय उप निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। फिर कुछ इस तरह से नेक्स्ट है कि उस गांव या समूह के बेसिक विद्यालय प्रधानाध्यापक, यदि एक से अधिक विद्यालय हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों में भी वरिष्ठतम होंगे, वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक इस समिति का सदस्य सचिव होगा। जैसे मान के चलो आपके यहाँ 3 स्कूल हैं, 3 बेसिक स्कूल हैं, तो उन बेसिक स्कूलों में से भी एक को सचिव बनाया जाएगा। एक जो वो सचिव वो बनेगा, उसमें भी वरीयता ये देखा जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा वरिष्ठ प्रधानाध्यापक है। जो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगा उसी को उस समिति के सदस्य का सचिव बनाया जाएगा। इस तरह से उसका गठन किया गया था 1972-1975 के आसपास। 1972 में लाया गया था, बट 1975 में इसका फिर संशोधन रूपी किया गया था। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज एक्ट 1947 के अधीन ये सारी चीज़ें को निश्चित किया गया था। तो इसमें होता है कि कुछ समितियों के कार्य भी होते हैं। फंक्शन आप विलेज एजुकेशन कमेटी की अगर हम बात करें, ग्राम शिक्षा समिति के जो कार्य हैं विलेज एजुकेशन कमेटी, तो इसमें कुछ उसके समितियों के कार्य भी होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो बेसिक विद्यालयों के विद्यालय में सुधार और उसका जो मरम्मत वगैरह के सुझाव देने होंगे। फिर नेक्स्ट है कि विद्यालयों के उपकरणों में भी सुधार और सुझाव दिए जाना चाहिए। वही उसमें जो होता है लचीलापन लाना, सुधार। फिर नेक्स्ट है कि जो बेसिक विद्यालय का समय समय पर निरीक्षण भी करना चाहिए कि किस चीज़ की कमी है, कैसे क्या जो जो एजुकेशन प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सही से चल रही कि नहीं चली, बैलेंस्ड है कि नहीं है। इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखने के लिए हमेशा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। इंस्पेक्शन वगैरह जो होते हैं इस प्रकार से होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अगर बात की जाए तो शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी रिपोर्ट देना होते हैं ना जगह जगह पे। हाँ, तो इस तरह से कि जो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जो शिक्षकों की उपस्थिति हो रही है कि नहीं हो रही। तो आजकल तो बहुत है, बायोमेट्रिक वगैरह भी लग गई, तो ऐसे सिचुएशन आने ही नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से और कुछ इसकी अपेक्षाएं भी की जाती है समितियों की कि ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए और स्वेच्छा से अपने लिए विद्यालय कुछ कार्यों को भी चुनना चाहिए। यानी किसी के बर्डन, किसी के दबाव या मजबूरी से नहीं, स्वेच्छा से किसी भी कार्य को अपने चुना। जैसे मान लो कोई टीचर है तो साफ सफाई का ये जिम्मेदारी करके हाँ मैं इस तरह से करवा दूंगा, इस पर तो होता है स्वेच्छा से, ना कि किसी के अंडर में, किसी के दबाव में करना। फिर ग्राम की बाल गणना सही हो सके इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति, वही विलेज एजुकेशन कमेटी, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बल गणना में सहयोग देना चाहिए। बच्चों के 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कराने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु धन अथवा श्रम से सहायता देनी चाहिए। विद्यालयों को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाएं जैसे कि छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि का समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए भी ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग देना चाहिए। फिर अध्यापकों की नियमित उपस्थिति के संबंध में भी ग्राम शिक्षा समिति को ध्यान देने चाहिए। अगर हम बात करें अभिभावक शिक्षा संघ हेतु कुछ जैसे अध्यापक के भी रोल होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स फॉर टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन। तो इसमें क्या है, कुछ कर्तव्यों का निर्वाह भी होना चाहिए अभिभावक शिक्षक संघ हेतु। इसमें क्या है, पहला कि अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। समय समय पर अभिभावकों को मीटिंग पर बुलाना, समय समय पर अभिभावकों को बालक की उन्नति से संबंधित सूचनाएं भेजना, जैसे आजकल होते हैं पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होता है ना, PTM, इस प्रकार से। और समय समय पर विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करना, जैसे होता है कुछ ऐसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें अभिभावक को भी आमंत्रित करना चाहिए। समय समय पर सामूहिक सम्मेलनों का आयोजन कर अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहिए। जैसे कि अब मान लो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर पे सफाई से रिलेटेड हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हुआ, इस प्रकार से हुआ। कुछ 5 जून को हुआ पर्यावरण दिवस के रूप में जो मनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सम्मेलनों का आयोजन करके अभिभावकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। या फिर नेक्स्ट है कि संघ की सहायता से बालकों से संबंधित समस्याओं का अभिभावकों की सहायता से समाधान करना चाहिए। जैसे कि मान लो बालक तो स्कूल आता है 3 या 4 घंटे के लिए, लेकिन ऑल टाइम अपने घर पर रहता है, तो
जब हमें रिमेडियल टीचिंग की बात होती है तो हमको सबसे पहले अभिभावकों से कंसल्ट करना पड़ता है कि बालक की दिनचर्या क्या है। बालक स्कूल से जाने से पहले या स्कूल आने से पहले और स्कूल जाने के बाद, स्कूल से जाने के बाद घर पर क्या क्या उसकी मतलब दिनचर्या क्या क्या वो करता है। तो उसके हिसाब से हम उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से बच्चों को ट्रीट करना है, किस प्रकार से बच्चों को एक समान रूप में लेकर आना है। तो इसके लिए अभिभावकों से कंसल्ट करना चाहिए, अभिभावकों को समय समय पे उनसे पूछताछ भी करनी चाहिए। अगर फिर कुछ बात हम करें, अगर हम कुछ बात करें इस तरह से कि जो शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन, जैसे कंडक्शन ऑफ टीचर पेरेंट्स एसोसिएशन की अगर हम कुछ बात करें तो इसके कुछ संचालन के लिए भी कुछ विवरण हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षकों का छात्रों के घरों से संपर्क। इसका मतलब ये हुआ कि यदि शिक्षक वास्तव में अभिभावकों जैसे कि जब अभिभावक बार बार आपके आएंगे तो टीचर क्या होगा, अभिभावकों से जुड़ जाएगा और हमेशा क्या होगा, शिक्षक हमेशा संपर्क में रहेगा। इसके बिना पे शिक्षक छात्रों से भी छात्रों घर पे भी संपर्क कर लेगा। वही चीज़ की किस प्रकार से बालक रहता है घर पे, उसकी हॉबीज़ क्या है, वो किस चीज़ों में अपना ज़्यादा टाइम देता है, किस चीज़ों में, अगर मान लीजिए किसी को क्राफ्ट में है तो किस तरह से। तो इस सबों के लिए संचालन के लिए शिक्षकों का छात्रों के घरों पर क्या संपर्क है उसको भी लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट वही है कि अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क। अभिभावकों का जो विद्यालय से संपर्क का मतलब ये हुआ इसका कि हमेशा हर टाइम कि वो वही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं तो उसमें भी उनका योगदान हो। कुछ समितियां कुछ हैं, कुछ उसमें सुझाव की आवश्यकता है कि जैसे स्कूल मैनेजमेंट में कुछ अगर लग रहा है अभिभावक को इसमें कि कुछ सुझाव करना है तो वो अभिभावक भी हमेशा अपने सुझाव को देना चाहिए। होता सुझाव पेटी वगैरह भी होती है, कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी होते हैं अभिभावक को देना, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षण कार्यक्रम और अभिभावक सहभागिता। इसमें यही चीज़ हो गया कि जो अध्यापन का क्षेत्र में विशेषकर ऐसे विषयों को प्रशिक्षण में जो कौशलों पर आधारित हैं, अभिभावकों का परामर्श और आंशिक सहयोग सेवा का कार्य लिया जाता है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें हम तो अभिभावक समूह में शिक्षक सहभागिता की किस तरह से शिक्षक की सहभागिता है। जैसे कि इसमें ये भी चीज़ है कि कोई बच्चा उद्दंड है वो चीज़ों का होता है ना, कुछ बच्चे क्लास में डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में आते हैं। तो इसमें हम जो एक टीचर का जो कर्तव्य होता है हमें उस स्टूडेंट को नीचा नहीं दिखाना है। बात ये इस प्रकार से करनी, जैसे बहुत से टीचर होते हैं तो ये इस प्रकार के वर्ड यूज़ करते हैं, अरे तुम क्या पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे जैसे कुछ टीचर्स, जैसे मान लो लोकल एरिया का जो टीचर है तो बच्चों के भी संपर्क में आता है। जब एक ही पूर्वा के होंगे तो वो बखूबी इस चीज़ को जानता है कि हाँ इसके घर वाले कैसे हैं। तो इस प्रकार से अगर उस घर का बच्चा अगर स्कूल में आता है और कुछ ऐसी अवांछित क्रियाएं करता है तो हमको उसके दादा परदादा पे नहीं जाना। हमको मान के चलो जो बच्चा हमको मेरे सामने आया, जो जिस टीचर के सामने आया, उसका कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसको सही दिशा निर्देश करें। ये नहीं कि ये तुम नहीं ये चीज़ कर सकते, तुम्हारा दादा ऐसा था, तुम्हारा बड़ा भाई ऐसा था, तुम्हारा चाचा ऐसा था, इस प्रकार के वर्ड नहीं यूज़। क्योंकि अगर आप इस तरह के वर्ड यूज़ करोगे तो बच्चा अगर मान के चलो जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो वो क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। आप किस प्रकार से उन्हें समझाओगे वही चीज़ होगा। तो अगर आप पहले ही दिन, दूसरे दिन जो भी है, जिस प्रकार से आप इस वर्ड का यूज़ कर दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा बालकों में जो हीन भावना ग्रसित बहुत जल्दी होती है वो चीज़ क्लासरूम में। जैसे बड़े बच्चे हैं तो उसमें थितराई दिखाते हैं, लेकिन इस छोटे बच्चे उस चीज़ को सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, उसका फिर वहीं से मॉरल लूज होने लगता है। इस प्रकार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि अगर आप जानते हो कि ये स्टूडेंट यहाँ से है, इसकी सारी चीज़ों को आप जानते हो तो आप उसको अपने हिसाब से बताओ, ना कि इस तरह से कुछ ऐसे अशब्द यूज़ करो। ये टीचरों को करना ही नहीं है। कुल मिला के अगर शिक्षक अगर है तो अपने जिस प्रकार जो 3-4 कैटेगरी के बालक आते हैं ना, प्रतिभाशाली होते हैं, सामान्य बालक होते हैं, फिर कुछ औसत होते हैं, कुछ निम्न होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको सारे स्टूडेंट को एक साथ ले चलना। इसमें ये भी नहीं कि किस कल्चर के हैं, जैसे और भी कई स्कूल है तो हर रीजन के आते हैं बच्चे, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी के ही बच्चे होंगे, आपके एक डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे होंगे। तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जैसे छोटी जात बड़ी जात में होता है ना, बहुत सी ऐसी डिफरेंसेस लोग लाते हैं।
तो आपको एक शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक के रूप में अगर आप हो तो आपको ये सब चीज़ों से दूर रहना है। तो आज की क्लास ये थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।